हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 76 से 75 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, बित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए और जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है कि आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं और पेरियार गेम अभ्यारण्य बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये आपका केरल में है। तो ये इदुक्की और पथानामथिट्टा जिले में है ये, ठीक है, पेरियार गेम अभ्यारण्य। और ये केरल में जो इलायची पहाड़ी है उसी पर ये स्थित है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि केरल से कितने स्टेट जो है कि सीमा बनाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2004 में, 18 जून 2003 में, 18 जून 2002 में एंड 18 जून 2001 में। तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। किसान मित्र योजना ये जो है कब शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया आपका 18 जून 2001 में। ये जो है कि किसान मित्र योजना जो है ना, ये कृषि संबंधी जानकारी हेतु ये स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूँ। तो उत्तर प्रदेश जो है कि भारत में किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है कि होता है उत्तर प्रदेश में क्या? तो वो है आपका गेहूँ। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार एंड सूर सरोवर पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो वो की गई थी आपका नवाबगंज पक्षी विहार की। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये कहाँ पे है? तो ये आपका उन्नाव में है। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है कि 1984 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। देखिए सांडी पक्षी विहार ये कहाँ पे आपका? तो ये हरदोई में है। इसका 1990 में किया गया, ठीक है। समान पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो ये मैनपुरी में है। ये भी 1990 में किया गया। और सूर सरोवर पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो ये आगरा में है आपका। ये 1991 में किया गया, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार है तो वो नवाबगंज पक्षी विहार जो है कि सबसे पहला पक्षी विहार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं? तो आपके 11 हैं, ठीक है। और सबसे ये पहला ये है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा सबसे जो है कि बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है। तो वो है आपका लाख बहोश पक्षी विहार, वो कन्नौज में है। और सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो वो पटना पक्षी विहार है। वो कहाँ पे? तो एटा में है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया। तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। देखिए बिरहा है, कजरी भी है, रसिया भी है, ढोला मारू जो है कि ये नहीं है। ये कहाँ का है? तो ये आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, धुरिया, कर्मा, मुरिया। तो कौन सा जो लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो वो है आपका मुरिया लोक नृत्य। ये कहाँ का है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है कि मुरिया जनजाति का ये नृत्य है। चरकुला ये जो है कि आपका देखिए ये ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये जो है कि ब्रज क्षेत्र का ये नृत्य है। इसमें क्या होता है कि होली के आसपास में ना महिलाएं जो है क्या करती है कि 108 दीपकों का चरकुला मतलब पिंजरा, मतलब 108 दीपकों का पिंजरा जो कि सिर पर रख करके वो नृत्य करती हैं। धुरिया ये जो है कि आपका बुंदेलखंड के कुम्हार जनजाति हैं, जो उनके स्त्री का भेष धारण करके जो है कि ये नृत्य करते हैं।
कर्मा की बात करें तो ये नृत्य जो है कि सोनभद्र में किया जाता है और ये 5 शैलियों में प्रचलित है, जैसे झूमर, लंगड़ा, ढाटा, लहकी और खेमटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर, आगरा। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में, नोएडा में, आगरा में, कानपुर में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया लखनऊ में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सहारनपुर, चित्रकूट, वाराणसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना जो है कि कहाँ की गई है? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सुदूर संवेदन केंद्र जो है ना, इसके द्वारा क्या है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन एवं विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण जो हैं और उनका प्रयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बेगा, खरवार, बोक्सा और थारू। तो ये अनुसूचित जनजाति कहाँ पे? तो बिजनौर जिले में निवास करती है। वो कौन है? तो वो है आपका बोक्सा। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बेगा जनजाति ये जो है कि अनुसूचित जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो ये सोनभद्र में। खरवार ये जो है कि देखिए देवरिया हुआ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में। थारू ये जो है कि महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर, श्रावस्ती और बहराइच में ये जनजातियाँ निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया? सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञ सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो वह कौन था प्रथम सातवाहन राजा जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया? तो वो था आपका कौन? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? नायक, हवलदार, हजारी, जुमलादार। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था। ठीक है, तो देखिए ये जो है कि आपका शिवाजी की जो स्थल सेना थी ना, वो काफ़ी व्यवस्थित उसका प्रशासनिक रूप था। ठीक है, तो उसमें जो है कि क्या होता था कि प्रत्येक 10 सैनिकों पर जो है कि एक क्या होता था? तो नायक होता था 10 सैनिकों पे। 50 पे क्या होता था? तो वो हवलदार होता था। और 100 सिपाहियों के प्रधान को क्या बोलते थे? जुमलेदार बोलते थे। और 1000 सिपाहियों के प्रधान को जो कि हजारी कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें सब पता चल गया कि 10 पे नायक, ठीक है, 50 पे क्या हवलदार एंड 100 पे जुमलेदार और 1000 पे क्या बोलते थे? हजारी। तो सबसे छोटा मतलब जो ये बोल रहा है कि सबसे निचले दर्जे पे, ठीक है, तो सबसे छोटा तो ये है ना, तो निचले दर्जे पे ये होगा। तो 100 जो है कि सैनिकों का एक नायक होता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा का क्या नाम है? नियंत्रण रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा एंड डूरंड रेखा। तो भारत पाकिस्तान सीमा का क्या नाम है? तो देखिए वो है आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्वीकृति पर जो है कि ब्रिटिश सरकार ने 3 जून कब? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रकाशित की थी। ठीक है, और माउंटबेटन योजना के दोनों ने मतलब स्वीकार किया था, जैसे मुस्लिम लीग भी और जो कांग्रेस था, इन दोनों ने स्वीकार किया था। और जब से स्वीकार हो गया तो क्या होगा? विभाजित तो होना ही है। तो पंजाब और जो बंगाल के ज़िले थे ना, उसका विभाजन का कार्य जो है कि करना था। तो इसका विभाजन का कार्य जो है कि करने के लिए एक कमीशन के अधीन सौंपा गया। और वह जो है कि मतलब
उस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस कमीशन के अध्यक्ष जो है रेडक्लिफ थे, और इसीलिए जो है कि ये रेडक्लिफ रेखा नाम दिया गया है इसका, ठीक है। तो ये जो है कि 15 अगस्त 1947 को जो है कि ये निर्धारित की गई ये रेखा, ठीक है। देखिए भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, ठीक है। ड्यूरंट रेखा ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, फैजाबाद का मौलवी। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो है कि किस नेता के सर पे जो है कि 50,000 का इनाम रखा गया था? तो वो थे आपके फैजाबाद का मौलवी। चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये तमिलनाडु के रहने वाले थे और इन्होंने फैजाबाद में आकर के ये बस गए थे, और इनकी गतिविधियों के कारण जो है कि अंग्रेज़ जो है काफ़ी भयभीत थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ गवर्नर जनरल जो था इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 5 जून 1858 में इनका जो है कि रुहेलखंड सीमा पर इनको मार करके जो है कि हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? ब्रुजहोम, गुफकराल, कचई, महगड़ा। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4। तो देखिए उत्तरी भारत में जो है नवपाषाण काल में पूरा अवशेष जो है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में झेलम की घाटी में स्थित है, ठीक है। जैसे पूरा स्थलों से प्राप्त हुआ है, झेलम की घाटी के पूरा स्थलों से प्राप्त हुआ है जो भी है। तो देखिए बुर्जहोम और गुफकराल के उत्खनन से जो है ना कि गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका बुर्जहोम और गुफरकराल, ठीक है। इनके जो है कि इन्हीं से जो है गर्त निवासियों के अवशेष मिले हैं, इन्हीं जगहों से। देखिए बुर्जहोम में जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसका जो है कि व्यास मुंह पे उसके 2.74 मीटर है, और उसके बेस में जो है कि 4.57 मीटर है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका 1 और 2 ही सही है, तो हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुर्चक एक संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का और शैव धर्म का। तो कुर्चक एक संप्रदाय था किसका? तो ये जैन धर्म का था, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था? अभय, मुटशिव, पकंडुक, तिस। तो अशोक के समकालीन की बात की जा रही है। सिंहल नरेश कौन था? तो ये तिस थे, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए सिंहल नरेश का मतलब श्रीलंका, ठीक है। देखिए अशोक के समकालीन जो है कि यही थे, और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री जो है कि संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा, और बौद्ध धर्म के प्रचार में जो है कि वहाँ काफ़ी इनको सफलता मिली थी। महेंद्र था जो कि अशोक का पुत्र, और उसने राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, मतलब ज्ञान दिया उसको, ठीक है। उसके बाद जो है कि तिस ने बौद्ध धर्म का जो है कि राजधर्म बना लिया श्रीलंका में, ठीक है। तो यही हुए अशोक के समकालीन तिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? पराजित राजा, विदेशी, व्यापारी, किसान। तो उद्रंग कर जो है कि कौन चुकाते थे? तो वो किसान चुकाते थे। देखिए गुप्त अभिलेखों में भाग और भोग के अतिरिक्त जो है कि ये उर्दंग और ऊपरी कर नामक करों का भी उल्लेख है, ठीक है। तो उसमें जो है कि ये उद्रंग कर जो है राज्यों को दिए जाने वाला ये भूमि कर होता था, और ये किसान चुकाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको हजार दिनारी की पदवी दी गई? अल्फ खां, जफर खां, मलिक काफूर, नुसरत खां। तो किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? तो वो थे आपके मालिक काफूर, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने
एक योग्य सेनानायक था ये, अलाउद्दीन खिलजी का ये 1000 दिनारी, ठीक है। यह नपुंसक था और इसे जो है कि अलाउद्दीन ने गुजरात आक्रमण के समय में 1000 दिनार में ख़रीदा था, ठीक है। तो 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसलिए इसे जो है कि 1000 दिनारी के नाम की भी पदवी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था नए राज्यों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना और उपरोक्त सभी। तो बंगाल विभाजन का जो षड्यंत्र था, इसका उद्देश्य था कि नए राज्यों में हिंदुओं को अल्पतम में लाना, ठीक है, ये भी था। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, ये भी था। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना, ये भी था। तो आपका हो जाएगा ये उपरोक्त में सभी। देखिए, कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में, भोपाल में। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ये स्थित है आपका देहरादून में। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड माउंटबेटन, बीपी मेनन, क्लीमेंट एटली, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक एक मेरा ग्रुप है UPPCS RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।